वेलकम टू जूरिस क्रैक के सीपीसी लेक्चर सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है रेस जुडिकाटा को शिवदान सिंह के केस के साथ देखना। रेस जुडिकाटा को पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज के वो केस को हम लोग बढ़ते हैं शिवदान सिंह वर्सेस दरिया कुमार के केस में। ये सब पिछले क्लास में हमने डील कर लिया था, सुब्रमण्यम स्वामी का, रना कुट्टी का केस। आज का हमारा केस है शिवदान सिंह वर्सेस दरिया कुमार 1966 के केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। In the matter of Shivdan Singh, the Honorable Supreme Court of India held that a plain reading of Section 11 of the CPC would show that to constitute a matter res judicata, the following condition must be satisfied. ये 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। The first है the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit, जो अभी आपने फाइल किया है उस सूट में जो मैटर है डायरेक्टली इशू वही है, the same matter which was directly and substantially issue in the former suit, जो फॉर्मर सूट में था। द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, उन्हीं दोनों लोगों के बीच है या उन लोगों की लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके सक्सेसर्स के बीच में, अंडर वॉम दे और एनी ऑफ देम क्लेम टाइटल। द पार्टीज मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट, एक सेम टाइटल में लिटिगेट किया गया है। द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। कोर्ट के पास जुरिडिक्शन की बेसिक चीज है कि होना ही है, साइन qua non, बिना उसके वो जजमेंट होगा ही नहीं, वो जजमेंट बन जाएगा quorum non judice, जो देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच जजमेंट इन द आईज ऑफ द लॉ। द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू इज द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, उसे सुना गया, उस पर जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन किया गया और देन उस पर एक जजमेंट अराइव किया गया है पुराने वाले सूट में, फॉर्मर सूट में। इस वजह से जो अब आप जा रहे हैं जहां कोर्ट 2 में, वो बन जाएगा कंक्लूसिव, जो C1 मतलब कोर्ट 1 का जो जजमेंट बन जाएगा कंक्लूसिव। फर्दर एक्सप्लेनेशन 1 to section 11 of CPC show that it is not the date on which the suit is filed that matter but the date on which the suit is decided, so that if a suit was filed later it will be a former suit which has been decided earlier। डिसीजन के डेट को देखना है, उसके इंस्टीट्यूशन का प्लेन को आप जैसे प्रेजेंट करते हो उसको कहते हैं सूट। जैसे ही सूट पे आप प्रेजेंट उस डेट, उसका डेट दिया जाएगा तो उस डेट से मतलब नहीं है, मतलब है दिस डेट पे जजमेंट दे रहा है कोर्ट। आइए एक को हम समझते हैं। द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, द टेस्ट टू डिसाइड वेदर अ मैटर वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अर्लियर प्रोसीडिंग इज टू सी if it was necessary for that issue to be decided in order for an adjudication upon the principal issue। क्या उस मैटर को डिसाइड करना उस इशू, उस सूट में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एसेंशियल था। क्या उस मैटर को डिसाइड नहीं किया जाना या इस इशू को डिसाइड नहीं करने से कुछ असर नहीं पड़ रहा था। एवरी सिंगल इशू, हाउएवर एवरी सिंगल इशू फ्रेम्ड इज नॉट अ मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू। अब जाते हैं इशू कैसे फॉर्म किए जाते हैं। इशू, प्लेंटिफ ने क्या किया, प्रेजेंट किया कोर्ट में, प्लेंट में उसने कुछ क्लेम किया। अब क्लेम किया तो डिफेंडेंट क्या करेगा, एज WS फाइल करेगा रिटन स्टेटमेंट, उसमें वो डिनाई करेगा। जो ये क्लेम है का डिनाई है, वही तो बन जाता है क्या, फैक्ट इन इशू। अब हर एक, अब मान लीजिए टोटल 10 फैक्ट इन इशू बना, हो सकता है 7 जो इसमें से फैक्ट इन इशू हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो एसेंशियल हो सूट को डिसाइड करने के लिए, लेकिन 3 जो इंसिडेंटल्स हो वो नहीं भी। जैसे कि आप पढ़िए, दिस इज बिकम इम्पेरेटिव टू एग्जामिन द प्लेंट, इस प्लेंट को एग्जामिन करना, एंड द रिटन स्टेटमेंट और डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, टू अराइव एट अ कंक्लूजन एज टू व्हिच द इश्यूज वेयर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू। इन 10 में से कितने इश्यूज थे जो कि डायरेक्टली इशू और सब्सटेंशियली इशू में थे, एंड व्हिच वंस वेयर मेयरली इंसिडेंटली और कोलैटरल इशू, और 3 इसी तरह से आ गए थे जिनको डिसाइड करने से कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होने वाला था। Another manner in which such may be decided is by checking if decision on such a issue would materially affect the decision of the suit। अगर इस साथ में अगर कोई पॉइंट पे डिसीजन कोर्ट का आता, इससे क्या कोर्ट का जजमेंट बदल जाता, क्योंकि ये 3 तो इंसिडेंटल थे। ये फॉर्मर सूट मतलब क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड इज द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट वाज इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन फॉर्मर सूट। सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब हम रेस जुडिकाटा की बात करते हैं, जब हमें रेस जुडिकाटा एस्टैब्लिश करना होता है तो हम ये देखते हैं कि क्या जो मैटर है सब्सिक्वेंट सूट में, वो मैटर जो है डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू में तो है नहीं, है कि नहीं है फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में। द जनरल ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ सूट इज अ प्रोसीडिंग व्हिच इज कमेंस्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। हम ये जानते हैं कि प्लेंट मतलब
सूट मतलब होता क्या है कि विच स्टार्टेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट विच कमेंस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इन अ प्रॉपर कोड ऑर्डिनरली एंड इन मोर स्पेसिफिक टर्म अ सूट is a civil proceeding that is instituted by the presentation of a plaint. ये आप सब जानते हैं. The expression former suit क्या डोनेट करता सूट दैट हैज बीन डिसाइडेड अर्लियर इन टाइम देन द सूट इन क्वेश्चन. जिस सूट पे अभी क्वेश्चन है, बात जिस पे रिस जुडिकाटा लगाने की हो रही है, जिस पे रिस जुडिकाटा का एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, उससे पहले वाला सूट में तो केस डिसाइजन आ चुका है. तब तो हम आज रिस जुडिकाटा की बात कर रहे हैं. दैट मींस द सब्सिक्वेंट सूट रिगार्डलेस ऑफ वेदर सच सूट वाज डिसाइडेड अर्लियर वाज इंस्टीट्यूटेड सब्सिक्वेंटली टू द सूट इन क्वेश्चन और नॉट. मैटर ये कभी नहीं करता है कि आप उससे कब इंस्टीट्यूट कर रहे हैं. मैटर रेस जुडिकाटा के केस में एक ही याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मर सूट का मतलब होता है रेस जुडिकाटा में अगर दो सूट हैं, सूट 1 और सूट 2, जिनका डेट ऑफ जजमेंट पहले होगा वो बन जाएंगे रेस जुडिकाटा, वो बन जाएगा फॉर्मर सूट. डेट ऑफ जजमेंट से इसको डिसाइड करना है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से दम नहीं. रिगार्डलेस होता है. If two suits are instituted one after the other, the both relate to the same question in controversy, the bar of res judicata will apply even in a case where the subsequently is decided first. Simple सी बात है. अब suit between the same parties. A party is a person whose name appear on the record at the time of the decision. उसका नाम दिखता है डिसीजन पे टाइम में. A party may be the plaintiff or defendant. दोनों में से कोई एक होंगे, या तो प्लेंटिफ होंगे तो डिफेंडेंट होंगे. द कंडीशन रिकॉग्नाइजेस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट जजमेंट एंड डिग्री बाइंड द पार्टीज एंड प्रिवीज. पार्टी के साथ साथ उनके प्रिवीज को भी बाइंड करता है. वंस द मैटर इज हर्ड एंड डिसाइडेड इन वन सूट, द सेम कैन नॉट बी एजिटेटेड अगेन बाय द सेम पार्टीज, देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सक्सेसर. अगर एक बार मैटर सुन लिया गया, मेरिट हर्ड कर लिया गया और डिसाइड कर दिया गया, तो अब बार बार उसे दूसरे कोर्ट में सुना नहीं जाएगा सब्सिक्वेंट प्ले में. इनके द्वारा अगर पार्टी है या उनके प्रिवीज हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके सक्सेसर द्वारा. रेस जुडिकाटा बाइंड्स इन अ सब्सिक्वेंट सूट द सेम पार्टी टू द फॉर्मर सूट, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पार्टीज और इवन क्लेमिंग अंडर द सच पार्टीज. Further, even if a subsequent suit is brought about in a different form under different guise but seeking to agitate the same matter was decided in the former, it will be barred by the res judicata. A B for the breach of contract, a suit is dismissed. A cannot file a fresh suit against B for claiming damages. Res judicata suit between the plaintiff and co-defendant. ये मैटर टू बी डिसाइडेड बाय कंपिटेंट कोर्ट. कोर्ट की कंपिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट. इट इज एसेंशियली फॉर द रेस जुडिकाटा टू ऑपरेट अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट दैट द फॉर्मर सूट शुड हैव बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो सूट जिसने ट्राई किया है वो कंपिटेंट हो. द एक्सप्रेशन कंपिटेंट टू ट्राई मींस कंपिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट इफ इट इज ब्राउड एट द टाइम द फर्स्ट सूट वाज ब्राउड. सिंपल सा बात है कि उसकी जुरिडिक्शन अगर होती, अगर फर्स्ट सूट भी वहां ले जाया जाता तो उसको भी वो हियर कर सकता था. राइट टू हियर होता, राइट टू डिटरमाइन होता. बिफोर एक्सप्लेनेशन 8 वाज एडेड टू सेक्शन 11 जो कि 1936 में ऐड किया गया. The position was that the court which decided the former suit must have been competent to decide the subsequent suit as well as if it is was not, then the res judicata would not apply. अभी उस केस में क्या था, पहले के केस में कि 1936 से पहले कि अगर वो कोर्ट जो उसने पहले फॉर्मर सूट सुना है उसके पास कंपिटेंसी किसकी होनी चाहिए थी, सब्सिक्वेंट सूट सुनने की भी, तो उससे मिस क्या हो जाता था, लिमिटेड जुरिडिक्शन वाले कोर्ट. However, with the insertion of explanation 8, even the court which decided the former suit is not competent to decide the subsequent suit, the res judicata will still be applicable provided the former suit was decided by a competent court. उस समय उनकी कंपिटेंसी को चेक किया जाएगा, इस समय नहीं. जब फॉर्मेट मामले में जो सूट चल रहा तो उस समय वो कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए. An order passed without jurisdiction would be nullity. It will be quorum non judice and it is non-est in the eyes of law. Means there are no value. Matter to be decided by a competent court. Commonly, jurisdiction of court could be limited either by pecuniary limit. Some court can only try suit up to certain amount. जो हमने देखा आंध्र प्रदेश में जूनियर डिवीजन के सिविल जज 3 लाख तक का केस देख सकते हैं. बिहार में 1.5 लाख तक का देख सकते हैं. तो काइंड ऑफ डिसीजन टेरिटोरियल. पेक्यूनियरी मतलब ये इससे सब्जेक्ट मैटर मतलब फैमिली मैटर अलग होता है. एनसीएलटी का मतलब लैंड ट्रिब्यूनल अलग.
इंसॉल्वेंसी का केस अलग। तो ये सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट। टेरिटोरियल, मोस्ट कंट्री कोर्ट्स कैन ट्राई अ सूट दैट अराइजेस ओनली विद इन अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। अब डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स, तो आपको क्या चाहिए, अगर ड्यूटी काटा का अप्लाई करना है तो दोनों के लिए होना चाहिए, पेक्यूनियरी भी हो जाए, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन में हो चाहिए। Matter to be decided by a competent court. For a judgment to apply as res judicata, firstly, the decision in the previous suit must have been rendered by a court which had pecuniary and subject matter jurisdiction to try such suit. Secondly, the previous court must also have the jurisdiction to try and determine the subsequent suit. The two court must have concurrent jurisdiction. ये इंपॉर्टेंट है। पान दुर्गन महादेव कसावे वर्सेस अन्नाजी बलवंत पोकलील। The bar of pecuniary jurisdiction is not a case of inherent lack. The decision of court shall not be reversed purely on technical ground like lack of territorial jurisdiction unless it has been resulted in a failure of justice and the objection of the lack of jurisdiction was taken at the earliest possible time. इसमें और हमारे केस में बस ये है कि लेकिन jurisdiction होना चाहिए. The matter should be heard and finally decided. For res judicata to be applied, it is necessary that the matter should have been heard and finally decided. क्या होना चाहिए, मैटर को हर्ट करना है और फाइनली डिसाइड करना इन फॉर्म ऑफ सूट। वेदर सच डिसीजन टू बी राइट और रॉन्ग इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। क्या डिसीजन से मतलब नहीं, आपने सुना, हर्ट किया और उस पर डिसाइड किया। इफ एन ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन इशू नॉट मटेरियल टू द डिसीजन देन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। अगर फैक्ट अगर एक्सप्रेस ऑन इशू नॉट मटेरियल टू द डिसीजन देन रेस जुडिकाटा, द मैटर व्हिच आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू in the subsequent suit must have been heard by the court in the former suit and the final decision of the same must have been delivered. जो इश्यूज हैं उस पे आपका डिसीजन उसको पहले हर्ड होना चाहिए, फिर उसे सेटल करना होगा। अगर ये जो इशू है जो कि जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है उसे ही नहीं सुना गया तो क्या रेस जुडिकाटा फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है। In such cases, res judicata will apply to the subsequent suit. Such a provision also applied to a former suit that were disposed of ex parte, provided that notification were suitably issued to the party in question. But if a suit is dismissed on technical ground, such a non-jointer of such, it would not operate as res judicata. अगर टेक्निकल ग्राउंड पे होगा तो किसी तरह का, याद रखिएगा, रेस जुडिकाटा के लिए क्या चाहिए, उसे सुनना होगा ऑन द मेरिट, heard on the merit and finally decided, not on the technical grounds. So argument by the parties, then consideration, then application of judicial mind, then decree और judgment with decisions. अगर इसमें हो जाता कि आपने नॉन जो एंटर किया या कोई और टेक्निकल इशू निकल जाता, उसके वजह से अगर आपके कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है या डिसमिस कर दे रहा है तो वो एज ए रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या, शुड बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। The matter should be heard and finally decided. The matter will be said to be heard and finally decided, notwithstanding that the former suit was disposed in any of the following. Ex parte, सिंपल ex parte कर दिया गया, मतलब आपको बुलाया गया, आप गए नहीं, लेकिन तब भी प्लेंटिफ के साथ ही वो चलता चला गया, आप तो गए ही नहीं कोर्ट, तो एक्स पार्टी डिसीजन। तो औसत डिसीजन को हम लोग एक्स पार्टी डिसीजन को रेस जुडिकाटा नहीं कह सकते हैं। बाय डिसमिसल अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 बट नॉट व्हेन डिसमिसल अंडर ऑर्डर 17 rule 1 for failure of pay adjournment cost. Technical ground, by a decree or an award, by oath tendered under section 8 of Indian Oath Act, by dismissing owing to the plaintiff failure to deduce evidence at the hearing. ये सबमिट टेक्निकल ग्राउंड से। कंसेंट compromise decree, section 11 of CPC require a suit to have been heard and decided by court in order to apply the res judicata in subsequent suit. A consent compromise decree will not operate as res judicata but operate as estoppel by judgment. रघुनंदन वर्सेस अली हुसैन साबित 2008 इंपॉर्टेंट केस की, इसलिए कोई भी चीज जो कंप्रोमाइज किया गया है वो पार्टी के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में, इसने कोर्ट ने तो इसको मेरिट पे देखा नहीं है, ऑन द मेरिट इसे देखा नहीं है, इस वजह से इस पे रेस जुडिकाटा अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एप्लीकेबल क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपेल क्या होता है? रेस जुडिकाटा इज समटाइम ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल बट द टू आर एसेंशियली डिफरेंट। एस्टॉपेल इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। एस्टॉपेल क्या है? पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, जहां सेक्शन 115 टू 117 में हम देखते हैं
prevents a person from saying one thing at one time and contradicting it later, while res judicata preclude a man from avoiding the same thing in successive litigation. स्टॉपिल रोकता है, आपने कुछ एक्स क्या बात कही है एक टाइम पे, वन टाइम पे, आप कह रहे हो नहीं ये वाई होगा अदर टाइम, तो स्टॉपिल क्या करता है, आपको रोक देता है, आप अपने बात पे रुक जाओ, एक्स आपने कहा था एक्स तो एक्स, ये सोना है तो सोना ही, आप पत्थर ना कहो, यही रूल है स्टॉपिल का. The operation of doctrine of res judicata in the transformation of question of fact into question of law. By applying the principle of res judicata, court cannot be vested with a jurisdiction not vested by the law. Simple सी बात है. Justice Mahmood in Sitaram versus Amir Begum said, बहुत पुराने जस्टिस रहे हैं, perhaps the shortest way to describe the difference between the plea of res judicata and estoppel is to say that while the former prohibits the court from entering into an inquiry at all as to the matter already adjudicatum, res judicata में क्या कर रहा है, कोर्ट्स को रोक दिया जा रहा है कि आप आगे नहीं बढ़िए, इस मामले में कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, इसका इंक्वायरी हो चुका है, इस पे फाइनल मैटर को फाइनली मेरिट पे सुना जा चुका है, जजमेंट दे, आप रुक जाइए. A latter, that is stop it, prohibit a party after the inquiry has already been entered upon from providing anything which would contradict his own previous declaration or act to the prejudice of another party. अब इसमें क्या किया जाएगा, स्टॉपिल में पार्टी को रोका जाएगा. अब अपने मुंह को शब्दों को मत निकालिए, आप किसी तरह के चीजों को मत बताइए, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हैं, अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजुडिस ऑफ द अदर पार्टी, जो आप पे रिलाई कर रहा था अपन योर डिक्लेरेशन और एक्ट has altered its position. In other words, res judicata prohibits an inquiry in limine, while the estoppel is only a piece of evidence. Simple सी बात है. Not application of res judicata, कहाँ पे application नहीं होता है res judicata का. Habeas corpus petition सुनिए, दत्ता versus Union of India held that the habeas corpus filed under the fresh ground and change circumstances will not be barred by the previous such petition. क्योंकि एक तो habeas corpus का जो पिटीशन है वो आप कब लगाते हैं, जब कोई, इसका मतलब ही होता है ब्रिंग द बॉडी, तब लगाया जाता है जब कोई बॉडी नहीं. अभी सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, अभी उसको कहीं और डिटेन किया गया था, कोई और डिटेन की थी किसी जगह, अब दूसरे अगर वहां से नहीं मिले किसी और जगह आपने फिर फ्रेश एप्लीकेशन लगाया या वहां से छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम फिर एप्लीकेशन लगाया, तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन रेस जुडिकाटा का नहीं होता है. उसी तरह से डिसमिसल ऑफ रिट पिटिशन इन लिमाइन, मतलब लिमाइन में पुजारी बल वर्सेस मदन गोपाल का केस है, held that res judicata not applicable when dismissed in limine without speaking order or on the ground of laches or availability of alternative remedies. अगर उससे रेमेडी, उसे कोई टेक्निकल ग्राउंड पे, उससे कोई लिमाइन में कोई चीज पूरा नहीं होने की वजह से अगर विदाउट स्पीकिंग ऑर्डर कर दिया गया है डिसमिस, तो वो भी रेस जुडिकाटा एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा. मैटर कोलैटरल इंसिडेंटली इन इशू डजंट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. सैयद मोहम्मद वर्सेस मूसा उमर, मतलब किस इशू पे डिसाइड हुआ है, फैक्ट इन इशू पे, वही बस होगा रेस जुडिकाटा, बाकी इंसिडेंटल कोलैटरल चीजें रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं करेगा. रेस जुडिकाटा नॉट एप्लीकेबल टू आईटी प्रोसीडिंग और फिक्सिंग ऑफ फेयर रेंट प्रोसीडिंग, इस पे भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल. इस तरह से हमने रेस जुडिकाटा का समझा और उसके केस लॉ को समझ लिया. हमें लगता है कि हमने रेस जुडिकाटा के अच्छे खासे पार्ट कर लिया है. अब बस एक और चैप्टर बचा है इसमें, वो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एंड एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11. थैंक यू.